Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will explain 6 principles of management of odontogenic infection. That is, choose and prescribe appropriate antibiotic. Although odontogenic infections must be managed with surgery, certain situations benefit from adjunctive antibiotic therapy. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस की मैनेजमेंट के लिए मैंडेटरी हैं, लाजमी हैं, यानी आपने खामखा देनी है। वो सर्टेन सिचुएशंस हैं जिसको हम देखेंगे कि जिसमें हमने एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, और वो ऐसी सूरत में जो प्राइमरी सर्जिकल जो सोर्स कंट्रोल है और इंसिजन ड्रेनेज हम करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक जब साथ देंगे उन सिचुएशंस में वो हेल्पफुल होगी। ठीक है, हर सिचुएशन में नहीं देनी। अब जो अननेसेसरी हम एंटीबायोटिक्स के ऊपर जो डिपेंडेंस होता है हमारा, तो उससे ये है कि इंक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एंटीबायोटिक का जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। दूसरा, ये इनएडिक्वेट सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकती है। ये कैसे हो सकती है कि जब आप सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके जहन में होता है कि पेशेंट को मैंने एंटीबायोटिक भी देनी है, तो आप ये हो सकता है कि क्लिनिशियन जो है वो सर्जिकल इंसिजन ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से ना करे, बल्कि टोटली वो रिलाय करे एंटीबायोटिक की थेरेपी के ऊपर। तो वो सोचेगा कि भाई पेशेंट को मैंने एंटीबायोटिक पे डालना है जो इसको कवर कर लेगी। तो ऐसी सिचुएशन में एंटीबायोटिक्स जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट का नेमुल बदल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपने जो है एंटीबायोटिक के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करना। ठीक है, प्राइमरी सर्जरी जो ट्रीटमेंट है, सोर्स कंट्रोल, इंसिजन एंड ड्रेनेज को उसको प्रॉपरली करना है। अगर आप एंटीबायोटिक के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस करेंगे तो आपका इनएडिक्वेट सर्जिकल मैनेजमेंट होगी, आपका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इस वजह से जो है ना ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो एंटीबायोटिक हैं वो क्या है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं दे विल ओनली एक्ट एज एन एडजंक्ट टू एंड नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा, इन्होंने सिस्टमेटिक रिव्यूज भी किए हैं। ठीक है, इसके लिए जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे गए हैं उसका सिस्टमेटिक रिव्यू भी जो उन्होंने कंक्लूड किया है कि द चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ट्रीटमेंट आउटकम। ठीक है, वो ट्रीटमेंट आउटकम कैसे उसको इफेक्ट नहीं किया कि इन्होंने एक ग्रुप में जो है वो ऐसे पेशेंट्स को डाला जिसमें कि उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी की। ठीक है, सोर्स कंट्रोल, इंसिजन ड्रेनेज के साथ एंटीबायोटिक्स दी। दूसरे ग्रुप में इन्होंने सिर्फ जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट की, यानी सोर्स कंट्रोल और क्या है, इंसिजन ड्रेनेज किया। तो दोनों ग्रुप्स में इनको कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर नहीं आया। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो एंटीबायोटिक थेरेपी है ये एडजंक्टिव रोल कर सकती है, ये उसमें सिग्निफिकेंट जो है वो ट्रीटमेंट में उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, अब जो ये 6th प्रिंसिपल है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने 6 फैक्टर्स जो है वो वन बाय वन उनको लेते हैं। इस तरीके से ये हमारे लिए क्लियर हो जाएगा हाउ टू चूज एंड प्रिस्क्राइब एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक। फर्स्ट इज द डिटरमिन द नीड फॉर एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी एंटीबायोटिक थेरेपी क्लिनिशियन ने देनी है तो उसने क्या करना है कि रिस्क और बेनिफिट्स को देखना है। ठीक है, ये देखें एप्रोप्रिएट यूज की एक वो फैक्टर्स बताए गए हैं कि किन सिचुएशंस में आपने एंटीबायोटिक देनी है एज ए एडजंक्टिव थेरेपी के तौर पे। ठीक है, विद द प्राइमरी सर्जिकल इंसिजन ड्रेनेज और सोर्स कंट्रोल के साथ। ठीक है, अच्छा, नाउ दिस इज अ व्यू ऑफ इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो कॉमन इनएप्रोप्रिएट जो एंटीबायोटिक यूज है दैट इज इंक्लूड द डेंटल पेन फ्रॉम acute pulpitis. ठीक है, and second is spontaneously draining periapical abscess and alveolar osteitis or dry socket. अब जो acute pulpitis है that is limited to the pulpal system, does not respond to antibiotic therapy. ठीक है, and should be managed with restorative care and endodontic treatment. Draining periapical abscess जो है, ठीक है, that is a chronic localized condition and is equivalent of a surgically drained abscess cavity.
In such cases, elimination of source of the infection, that is root canal therapy or tooth extraction, is all that is required. Alveolar osteitis, ठीक है, dry socket जो है, this is an inflammatory process and not an infection that requires local palliative care, that is pain control and intra-socket irrigation and medicaments, and for which antibiotics have little to no effect on resolution. So never prescribe antibiotics for alveolar osteitis. अच्छा, अब जो है ना तीन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो डिटरमिन करेंगे, ठीक है, कि हमने एंटीबायोटिक्स को किस कंडीशन में देना है, ठीक है। तो उसमें ये है कि इसको वन बाय वन लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, सिविरिटी ऑफ द इन्फेक्शन है, ठीक है। सिवियर इन्फेक्शन है, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग द डीपर फेशियल स्पेसेस एंड दोज विद सेलुलाइटिस बेनिफिट फ्रॉम एंटीबायोटिक थेरेपी आफ्टर थरो सोर्स कंट्रोल एंड एग्रेसिव इंसिजन एंड ड्रेनेज। अच्छा, ये जो डीप स्पेसेस है ना, फॉर एग्जांपल इंफ्राटेम्पोरल स्पेस है, लेटरल फेरेंजियल स्पेस है, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है, दैट कैन नॉट बी एग्जामिन्ड sufficiently without CT imaging. There is a greater risk of incomplete drainage even after a thorough incision and drainage, compared with a superficial oral vestibular infection, which is readily accessible for examination and surgery. So the role of adjunctive antibiotic therapy is more significant in severe infection involving deeper spaces. ठीक हो गया। तो इस चीज को आपने नोट करना है कि अगर पेशेंट आता है और डीपर स्पेसेस इन्वॉल्व हैं, जहां प्रॉपरली थोरो जो है इंसिजन ड्रेनेज भी प्रॉपरली नहीं हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने सिविरिटी ऑफ इन्फेक्शन को देखती हुई, डीपर स्पेसेस को देखती हुई, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है, एबिलिटी टू रेंडर सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है आपकी किताब ने। इफ एन acute infection does not allow for an otherwise straightforward source control and incision and drainage, empiric antibiotic therapy may occasionally precede surgical management. मतलब है आपके पास पेशेंट आया है और उसकी आप इंसिजन ड्रेनेज नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू द एक्सेस। तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो ये है कि आपके पास एक पेशेंट आया जिसको अक्यूट पेरिकोरोनाइटिस है, ठीक है। तो अब आप उसको अक्यूट पेरिकोरोनाइटिस से सीवियर पेन है, लिमिटेड मैंडिबुलर ओपनिंग है ड्यू टू दैट पेन, तो आप कैसे एक्सेस नहीं कर सकते इंसिजन ड्रेनेज के लिए, ठीक है, सोर्स कंट्रोल के लिए। तो आपने फिर क्या करना है कि ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स लिख कर देनी है। तो क्या होगा कि कंट्रोल ऑफ अक्यूट पेरिकोरोनाइटिस विद एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स frequently improves the mandibular range of motion, allowing the clinician to provide necessary surgical treatment to manage the infection. अच्छा, तीसरा जो है वो यह है कि पेशेंट का जो होस्ट सिस्टम है, ठीक है, डिफेंस सिस्टम, होस्ट डिफेंस सिस्टम, वो अगर इम्यूनो कंप्रोमाइज है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपने एंटीबायोटिक खामखा देनी होगी, ठीक। अच्छा, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है यूज एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी रूटीनली, ठीक है। अच्छा, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी क्या होती है? द थेरेपी दैट इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस, इज वी नो दैट द ओरल फ्लोरा प्रीडोमिनेटली फैकल्टेटिव ओरल स्ट्रेप्टोकोकाई है, एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, प्रेवोटेला है एंड फ्यूजोबैक्टीरियम स्पीशीज है, एंड सो वी नो दिस प्रेडिक्टेबल बैक्टीरियल कंपोजिशन। तो ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, that makes the routine use of culture and sensitivity testing unnecessary and impractical because the causative organisms are already known. जब ये causative organisms आपको मालूम है तो आपने वो एंटीबायोटिक चूज करनी है जो इन बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव होंगी, ठीक है। तो जब इन बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव होगी तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम कहेंगे कि हमने एम्पेरिक एंटीबायोटिक थेरेपी दी है, ठीक है। चूंकि हमें पहले से ये बैक्टीरिया की जो कंपोजिशन है ये मालूम है, तो हमने ऐसे एंटीबायोटिक्स को सेलेक्ट करना है, पेशेंट को देना है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। अब ये जो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्टिंग है ना, ये आपने हर पेशेंट में नहीं करना है। तो किन पेशेंट्स में करना होगा? That should be reserved for special circumstances such as rapidly progressive infections हो गए,
ऑस्टियोमाइलिटिस का पेशेंट हो गया, या ऐसा इन्फेक्शन है दैट इज नॉन रिस्पॉन्सिव और रिकरेंट इन्फेक्शन है, या पहले भी हम कह चुके हैं कंप्रोमाइज्ड होस्ट डिफेंसेस है, तो उसमें आपने कल्चर सेंसिटिविटी टेस्टिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, जो हमने कहा कि हमें प्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन is known to us. ठीक है। This will also favor the use of limited number of antibiotic when indicated. हमें हमें पता होगा कि कौन सी एंटीबायोटिक इन ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल जो है पेंसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन है, क्लिंडामाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, which are effective against aerobic and facultative streptococci and oral anaerobes. अब मेट्रोनाइडाजोल जो है वो क्या है? नाइट्रोइमेडाजोल एंटीबायोटिक। ठीक है। That targets obligate anaerobes, is seldom used in routine infections and is occasionally used only in conjunction with standard antibiotics in severe infection with positive culture for a significant level of anaerobic bacteria. इस मेट्रोनाइडाजोल का जो है वो बहुत मिसयूज होता है। हर पेशेंट को हम जो है वो मेट्रोनाइडाजोल लिख देते हैं, मॉक्सिल लिखते हैं, मॉक्सिसिलिन लिखते हैं, उसके साथ मेट्रोनाइडाजोल भी लिखते हैं। तो आपने मेट्रोनाइडाजोल को रूटीन में यूज नहीं करना। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो डोजिंग रेजिमेंट्स है, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जब आप डोज देते हैं ना पेशेंट को, तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंप्लायंस एंड एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। ठीक है, तो वो कैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज इनवर्सली रिलेटेड टू कंप्लायंस। ठीक है, अगर पेशेंट जो है, आपने इसको एग्जांपल से समझते हैं, यहां देखें क्लिंडामाइसिन है। ठीक है, आप इसको ओरली 4 टाइम्स डेली देते हो, और एमॉक्सिसिलिन जो है, क्लेवुलोनेट ऑगमेंटिन जो है, ये आप ट्वाइस डेली देते हो। ठीक है, तो अब किसका कंप्लायंस ज्यादा होगा? ऑगमेंटिन का ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये बीडी है और ये क्यूआईडी है, ये 4 टाइम्स अ डे है। तो पेशेंट जो है इसमें कोई डोज मिस कर सकता है, इसमें चांस कम है, तो इसका कंप्लायंस जो है वो क्या होगा कि ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, पेशेंट यानी इसको फॉलो कर सकेगा 2 टाइम्स डोज को। तो इससे ये होगा कि देट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि इस कंप्लायंस आपने देखना है क्लिनिकल कंडीशंस को, और उसके लिए आपने जो एंटीबायोटिक सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल क्लिंडामाइसिन सेलेक्ट कर ली है एनेरोब्स के जो अगेंस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर उसको एनेरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आपने फिर उसको 4 टाइम्स के लिए कायल करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यहाँ इसका कंप्लायंस कम है तो आप एमॉक्सिसिलिन दे दें। वैसे आपके पास चॉइस हो कि आप एमॉक्सिसिलिन भी दे सकते हैं और क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो है आपने फिर एमॉक्सिसिलिन की तरफ जाना है, बीडी डोज की तरफ जाना है। ठीक है, नहीं, अगर पेशेंट को क्लिंडामाइसिन की जरूरत है तो पेशेंट को आपने कन्विंस करना है कि 4 टाइम्स जो डेली डोज है क्लिंडामाइसिन की ये लेनी है। ठीक है, सो despite the significance of convenience, the clinician should focus on educating the patient on the importance of compliance and aim to prescribe antibiotics primarily based on their clinical necessity. अच्छा, अब जो है ना तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है? यूज एन एंटीबायोटिक विद नेरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है उसका नुकसान क्या है कि देट ड्रामेटिकली alter the normal bacterial flora of various organ systems such as skin and the gastrointestinal tract, which could lead to untoward effects such as development of superinfections or opportunistic infections. For example, fungal infections that are usually controlled by the existing bacteria of that flora. ये आपको पता है। ठीक है, so the broad spectrum antibiotic can lead to the development of bacterial एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये एक दूसरा फैक्टर है जो एक तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को इंक्रीज करेगा, दूसरा ये कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को भी क्या है इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, देयरफॉर द क्लिनिशियन मस्ट ऑलवेज consider using a narrow spectrum antibiotic to target streptococci and oral anaerobic bacteria without disrupting the normal flora of the oral cavity, skin and GI tract। ठीक है, तो क्लिनिशियन ने क्या करना है कि नेरो स्पेक्ट्रम की तरफ जाना है, और बैक्टीरियल जो कंपोजिशन है जो हम पहले कह चुके हैं वो हमें पता है, उसको टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक वही एंटीबायोटिक यूज करनी है जो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, अब ये जो टेबल है ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल जो है वो ब्रॉड और नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन के लिए यूज होती हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो सिंपल ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन की टर्म आई है और कम्प्लेक्स ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन की टर्म आई है।
तो ये अगला जो टेबल है वो आप देख सकते हैं कि सिंपल अडांटोजेनिक इन्फेक्शन आपकी किताब किसको कहती है और कम्प्लेक्स अडांटोजेनिक इन्फेक्शन आपकी किताब किसको कहती है, तो इस टेबल को देख लें। अच्छा, जो चौथा फैक्टर है वो क्या है कि यूज द एंटीबायोटिक विद द लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट्स। यहां पे आपने देखना है कि क्लिनिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स जो यूज होती हैं कॉमनली अडांटोजेनिक इन्फेक्शन के लिए उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, विच मे वेरी फ्रॉम माइल्ड टू severe. So it is the clinician responsibility to thoroughly aware of the adverse effects of the commonly used antibiotics in order to weigh the risks and benefits of the antibiotic usage. तो ओल्डर जनरेशन जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, सच एज पेनिसिलिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, दे टेंड टू हैव लोअर इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स. The most common side effects of penicillin are allergies with common manifestation including hives, rash, and GI upset, that is diarrhea. Severe adverse reactions such as anaphylaxis are very rare. Acha, despite this fact that the introduction of newer antibiotics, जो हमारी नई एंटीबायोटिक हैं जैसे अभी हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल मॉक्सी फ्लॉक्सेसिन है, ठीक है, तो दिस एंटी penicillin, this older version, that remains the mainstay of therapy for the odontogenic infections nowadays. Similarly, adverse reactions are relatively rare for azithromycin. In fact, azithromycin is considered to have the best effectiveness to toxicity ratio among macrolide antibiotics for odontogenic infections. तो ये जो आपके पास जो ओल्डर एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये आज भी इफेक्टिव है और आज भी हम इसको मेन स्टे ऑफ थेरापी फॉर ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन कंसिडर करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो इन एंटीबायोटिक्स को आपने प्रिस्क्राइब करना है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं क्लिंडामाइसिन की, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन जो है इट इज कॉमनली थॉट टू बी एसोसिएटेड विद pseudomembranous colitis, और वो क्यों होती है? बिकॉज दैट इज कॉज्ड बाय द अल्टरेशन ऑफ द जीआई फ्लोरा एंड सब्सिक्वेंट ओवरग्रोथ ऑफ द Clostridium difficile. However, this condition can occur with the use of almost any antibiotic and usually occurs in several debilitated patients. अच्छा, अब आ जाते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो अभी न्यू एंटीबायोटिक है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, दैट इज बेसिकली फ्लोरोक्विनोलिन जो ग्रुप है एंटीबायोटिक का, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है एंड इज मच मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ओरल बैक्टीरिया देन इट्स ओल्डर काउंटर पार्ट्स जैसे पेनिसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है। लेकिन आप देखें ना, इसके साइड इफेक्ट देखें क्या है, स्पॉन्टेनियस टेंडन रप्चर है, हेपेटाइटिस है, डिसरिथमियाज है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, साइकेट्रिक इफेक्ट्स है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स है इसको जब आप कंसिडर करेंगे, बेनिफिट वर्सेस रिस्क को देखेंगे आप, तो आप डेफिनेटली जो है पेनिसिलिन की तरफ जाएंगे, आप जो है वो एजिथ्रोमाइसिन की तरफ जाएंगे या फिर क्लिंडामाइसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पांचवा फैक्टर है कि यूज अ बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक व्हेन एवर पॉसिबल। बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक जो है ये they are preferred over bacteriostatic antibiotics because bactericidal antibiotic they lyse and kill bacteria and lessen the burden on the host defense system. आपको पता है ना, bactericidal antibiotic directly lyse or kill the bacteria, whereas bacteriostatic antibiotic they will stop the growth of the bacteria and then the bacteria is itself killed by the host defense mechanism. Therefore, we can say that the bacteriostatic antibiotics such as erythromycin and clindamycin जो है वो क्या है, they slow down bacterial reproduction and allow the host defense to eliminate the bacteria. Although both type of antibiotics are effective in the immunocompetent patient with an intact host defense system, bacteriostatic antibiotics may be less effective in patient with a compromised immune system. Therefore, when considering the fact that antibiotics play a greater role in managing odontogenic infections in immunocompromised patients, it is especially important to choose a bactericidal antibiotic for antibiotic dose whenever possible. ये antibiotic dose जो लिखा हुआ है आपकी किताब में, ठीक है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो क्लिंडामाइसिन है वो हाई डोजेज में बैक्टीरिसिडल है और लो डोजेज में क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। इसलिए आपने बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक को चूज करना है या जो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक लो डोज में जो एंटीबायोटिक है उसको हाई डोज में कन्वर्ट करना है ताकि वो अपना बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट दे सके, ठीक हो गया। अब आखिरी फैक्टर ये है
कि बी अवेयर ऑफ द कास्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है. सो दिस इज important factor, yet often overlooked consideration is the cost of antibiotic is very, very important. Uh, Unnecessarily जो expensive drugs हैं, they place a financial burden not only on the patient but also on the healthcare system, and they should be used only when the clinician clinically required. तो इसकी एग्जांपल देख लें, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है और वो क्या है कि अभी हमने कहा कि बहुत इफेक्टिव हुआ है जब पेशेंट के लिए कन्वीनियंस है क्योंकि इसकी ओडी डोज है. तो लेकिन यह है कि इट इज एक्सपेंसिव और उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है ना. लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, कास्ट की बात करनी है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है. सो इट मेक्स इट रूटीन यूज डिफिकल्ट टू जस्टिफाई, ठीक है, फॉर अडोंटोजेनिक इन्फेक्शन. अच्छा, एक दूसरी चीज ये है कि choice of generic medications or brand name versions helps decrease overall cost. इसका मतलब ये है कि आपको अगर ब्रांड नेम पता है कि जो एक्सपेंसिव हैं उनको मत लिखें, ठीक है. जेनरिक नेम जो होते हैं जैसे कि उनका ओरिजिनल का साल्ट होता है वो आप लिखें, या ऐसी कंपनीज, ठीक है, जो स्टैंडर्ड की कंपनीज हैं लेकिन उनके ब्रांड की जो प्राइस है वो कम है, तो वो भी आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा इन ऑर्डर टू डिक्रीज द ओवरऑल हेल्थ कॉस्ट. Thank you. Wish you best of luck.